हे गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम की या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की। तो इसमें सबसे पहली बात ये आ जाती है एटॉमिक स्ट्रक्चर फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में मैं ढेर सारी डिस्कवरीज के बारे में बताऊंगी कि किसने क्या चीज़ डिस्कवर की, किसने क्या चीज़ डिस्कवर नहीं की। जैसे कि कौन से क्या साइंटिस्ट ने, जैसे कि एटम की बात करें, सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एटम वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। एटम वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। फिर इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, कैसे डिस्कवर किया ये जानेंगे। सो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। देन ई गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड एनोड रे, एक्चुअली प्रोटॉन जिसे हम कह रहे हैं। देन न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक। न्यूट्रॉन जिसका जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन की बात करें तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक। देन नेगेट्रॉन, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, वॉज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन। नेगेट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन। देन electron was discovered by J.J. Thomson, and cathode rays were discovered by William Crookes. Cathode rays are made up of negatron, but negatron was discovered by J.J. Thomson, and cathode rays were discovered by William Crookes. Then name of electron, negatron पहले बोलते थे, जो इलेक्ट्रॉन का नाम दिया वो किसने दिया, वो दिया जे स्टोनी ने। देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय ए मिलिकन। कितना चार्ज होता है ये बताऊंगी आपको। देन सबसे पहले जान लेते हैं रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, किसकी, न्यूक्लियस की। कैसे की? सो इन दिस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू सम इंट्रोडक्शन टर्म्स, आई विल टेल यू अबाउट सम टर्म्स। देन जैसे कि इसमें अल्फा रे की बात करें, इट्स अ पॉजिटिव रेडिएशन। अल्फा रे इज पॉजिटिव रेडिएशन विच इज हीलियम प्लस। हीलियम का हमारे पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, एंड मास क्या होता है, 4। देन इफ यू टॉक अबाउट बीटा रे, इट्स अ नेगेटिव रेडिएशन, एंड ये इलेक्ट्रॉन जैसे हम बात करें, इट्स बीटा रे। बीटा रे इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन नेगेटिव रे है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। गामा रे की बात करें, इट्स न्यूट्रल। गामा रे इज न्यूट्रल। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एक चीज़ क्लियर कर दूं, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो लिखा होता है वो उसका मास होता है, और जो नीचे लिखा होता है वो उसका चार्ज होता है। जैसे अल्फा की बात करूँ तो उसका मास क्या होगा, अभी मैंने बताया अल्फा इज हीलियम, तो हीलियम का मास क्या है, 4, वही अल्फा का 4, एंड उसका चार्ज 2। देन बीटा की बात करूँ, इट्स इलेक्ट्रॉन, तो उसका मास तो बीटा रे का नहीं होता, बीटा का मास नहीं है, बट इसका चार्ज है -1, इट्स नेगेटिव रेडिएशन, इट्स चार्ज इज -1। देन इफ यू टॉक अबाउट गामा रे, गामा रे की बात करें तो इट्स अ न्यूट्रल रे। गामा रे न्यूट्रल रेडिएशन है, ना ही इसका कोई मास है, ना ही इसका कोई चार्ज है, 0। एंड सो याद रखना, अल्फा रे पॉजिटिव है, बीटा रे नेगेटिव है, एंड गामा रे न्यूट्रल है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड रखूँ, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव, तो यहाँ पर मैं रेज डालूँ, तीनों रेज डालूँ, और उसमें से जो रे डाइवर्ट होगी टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, वो खुद कौन सी रे होगी, नेगेटिव, तभी पॉजिटिव की तरफ डाइवर्ट हो रही है, मतलब कि वो कौन सी वाली रे होगी, बीटा रे होगी। और अगर कोई रे किसकी तरफ जा रही है, डाइवर्ट हो रही है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, देन इट मीन्स दैट वो खुद पॉजिटिव है, मतलब कि वो अल्फा रे है। एंड इफ द रे इज गोइंग स्ट्रेट, सीधे जा रही है, दैट मीन्स कि वो रे न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। अब इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या, रदरफोर्ड ने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में? एक्चुअली रदरफोर्ड डिड इन दिस एक्सपेरिमेंट वाज ही यूज्ड अ गोल्ड फॉइल, अ थिन गोल्ड शीट या फॉइल, ठीक है। तो बहुत नमीद था, उसने गोल्ड फॉइल क्यों यूज़ किया, बिकॉज 2 रीजंस थे गोल्ड फॉइल यूज़ करने के। देयर वर 2 रीजंस फॉर यूजिंग गोल्ड फॉइल। बिकॉज ऑफ इट्स मेलिएबिलिटी, हमें पता है गोल्ड फॉइल क्या होती है, बहुत मेलिएबल होती है, थिन शीट में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ही हैड टू यूज़ अ थिन शीट। एंड अच्छा थिन शीट है, मगर फिर भी गोल्ड को ही क्यों यूज़ किया, इतने एक्सपेंसिव मटेरियल को ही क्यों यूज़ किया, बिकॉज ऑफ इट्स प्योरिटी, because of its purity. Second reason is that because of its purity. So for its malleability and for its purity, Rutherford used gold, thin gold foil in his experiment. And then what did he do? And इसके बाद उसने अल्फा रेज को गोल्ड फॉइल के ऊपर ऐसे थ्रो किया, एंड उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस निकली वो 3 ऑब्जर्वेशंस थी। उससे पहले आपने क्या लिखा है, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वी यूज वेरी थिन गोल्ड फॉइल बिकॉज ऑफ इट्स हाई malleability and purity, and then huge number of alpha particles are thrown in this foil, and the points which are observed are like this. First point is that जो ज़्यादातर आप देखोगे अल्फा पार्टिकल्स जो थे ना वो सीधे चले गए, मतलब कोई रुकावट नहीं आई बीच में, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आया। तो इसका मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू इट विदाउट एनी काइंड ऑफ डेविएशन। दैट मीन्स मैक्सिमम स्पेस ऑफ एटम इज वेकेंट। मैक्सिमम स्पेस जो है एटम की वो खाली है, क्योंकि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे दे पास्ड थ्रू द space of atom. Second point is that few alpha particles deviated by large angle from by the center of atom, and that means कि center of atom भी positive होगा, because center of atom is also positively charged. Why? Because alpha particles are also positive charged, and we know that same क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एंड डिफरेंट ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, सेम रिपेल्स एंड ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। सो दिस इज द केस, यहाँ पर फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल, बाय डेविएटेड बाय लार्ज एंगल बाय द सेंटर ऑफ एटम. So this was the second observation. Third observation is like this: very few alpha particles. Suppose let's say 1 out of 1 lakh alpha particles deviated, reflected by exact 180 degree angle. Well, that means
वेल दैट मीन्स कि जो सेंटर है एटम का इट्स पॉजिटिवली चार्ज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑफ कोर्स ये रीजन तो हो गई, एंड इट्स द सॉलिड सेंटर ऑफ एटम वेयर होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड. सो दीज वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ Rutherford Alvarez scattering experiment in which he discovered about nucleus. So what were the conclusions of this experiment? So according to Rutherford theory, he said that the atom is divided into two sections or two regions. One is nuclear region and another is extranuclear region. The nuclear first is nucleus. A nucleus is that part of atom in which it is the positively charged center of atom, positively charged solid center of atom. First region is of nucleus, which is the positively charged solid center of atom, and second is the extranuclear region, which contains the negatively charged electrons revolving around the nucleus. Okay, so these were the conclusions. Now I'm going to show you some of the calculations, some of the things which we have to learn, like the radius of atom. Radius of atom is 1 into 10 to the power minus 10 meter. Radius, it is the radius of smallest sized atom, and that is hydrogen. And radius of nucleus is 1 into 10 to the power minus 15 meter. Nucleus is smaller. Minus 10 is bigger than minus 15. Minus 10 is bigger than minus 15. Otherwise 10 is smaller than 15, but its value is in negative. Then next, that means that atom is 1 lakh times larger than nucleus. So now next thing, so this was about radius of atom, radius of nucleus. Now let's about the smallest charge in this whole world, and that is 1 unit charge. 1 unit charge is the smallest charge in this whole world, and that is equal to how much of coulomb? 1.67 into 10 to the power minus 19 coulomb. 1.67 into 10 to the power minus 19 coulomb is the 1 unit charge, which is actually the smallest charge. So smallest charge की value हमें पता चल गई. Now next, मतलब फॉर एग्जाम्पल स्मॉलेस्ट चार्ज इतना है, 1 यूनिट चार्ज इतना है. सो लेट्स सपोज कार्बन का वी नो दैट एटॉमिक नंबर इज 6. एटॉमिक नंबर इज 6, दैट मीन्स इस चार्ज इज ऑल्सो 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर न्यूट्रल एटम. इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी होता है एटॉमिक नंबर, बट वो न्यूट्रल एटम के केस में, जब कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ना लगा हो, न्यूट्रल होता, वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी होगा ये एटॉमिक नंबर. सो इट्स मीन्स दैट कार्बन का चार्ज 6 है, इसका मतलब इट इज 6 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ठीक है. Then what about charge of electron? Charge of electron is negative of 1 unit charge, that is minus of 1.67 into 10 to the power minus 19 coulomb. Charge of proton is plus of 1.67 into 10 to the power minus 19 coulomb. Then mass of electron is mass of electron is equal to 9.1 into 10 to the power minus 30. Let me check. 31 kg. Yeah. And mass of proton is 1.67 into 10 to the power minus let me check. I'm not sure about it. Minus 27. Yeah. kg. ओके तो मैं चेक कर रही हूँ ताकि मेरे से कोई गड़बड़ ना हो जाए, मतलब सही बता रही हूँ आपको, चेक करके बता रही हूँ, बिना ऐसे सामने रखी हुई है कॉपी, ताकि कुछ गलत ना बता दूँ और सारे पॉइंट्स बताऊँगी. सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. मतलब अगर ग्राम्स में बोलना होगा तो इट विल बी 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 kg. ठीक है, सॉरी ग्राम, यूनिट अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है. एंड इफ आई से दैट मास ऑफ प्रोटॉन बताओ मेरे को ग्राम्स में, सो यू विल से इट इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 था ना kg में, तो ग्राम्स में इट विल बी 24 ग्राम्स. ठीक है. देन मास ऑफ प्रोटॉन तो हो गया. 1 एटॉमिक मास यूनिट पता कितना होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इट इज इक्वल टू 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. ठीक है. सो दीज वर सम बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू नो अबाउट. देन कुछ कंपेटिटिव लेवल के लिए कुछ बातें हैं, लाइक प्रोटॉन में कितने क्वार्क होते हैं? 3 क्वार्क. न्यूट्रॉन में कितने होते हैं? उसमें भी 3 क्वार्क है. अब ये बात मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि देखो हमें पता है कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, 0 है ना. बट क्यों? बिकॉज ऑफ क्वार्क की कैलकुलेशन. क्योंकि क्वार्क की कैलकुलेशन ऐसे करते हैं. क्या बोल रही हूँ मैं? क्या क्वार्क इज दिस क्वार्क. सो प्रोटॉन में इतना जानो 3 क्वार्क होते हैं, न्यूट्रॉन में भी 3 क्वार्क होते हैं. तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि 3 क्वार्क में से 2 क्वार्क प्रोटॉन के ऊपर होते हैं, 2 क्वार्क ऊपर होता है, 1 क्वार्क नीचे होते हैं. 2 क्वार्क ऊपर होते हैं और 1 क्वार्क नीचे होते हैं इन केस ऑफ प्रोटॉन. एंड इन केस ऑफ न्यूट्रॉन द थिंग इज ऑपोजिट, मतलब कि 1 क्वार्क ऊपर 2 क्वार्क नीचे. अब इसके अलावा एक बात जान लो कि जो क्वार्क ऊपर की डायरेक्शन में होते हैं उनकी वैल्यू होती है +2/3, एंड जो क्वार्क नीचे की डायरेक्शन में होती है उनकी वैल्यू होती है -1/3. तो मतलब कि प्रोटॉन के केस में 3 क्वार्क है, 2 क्वार्क ऊपर है, तो 2 क्वार्क ऊपर है 2 क्वार्क, और 1 क्वार्क नीचे है. सो इसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, क्वार्क की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1/3 कॉमन ले लो. 2 + 2 - 1 1, ये हो जाएगा हमारा. 2 + 1 क्या हो जाता है? 3 हो जाता है. क्या आएगा? +1. सो दैट्स वाई प्रोटॉन का चार्ज हम क्या कहते हैं? +1 होता है. क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि क्वार्क की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग प्रोटॉन का चार्ज इज +1. एंड न्यूट्रॉन का ऑपोजिट है, दैट ऊपर वाली डायरेक्शन में 1 और नीचे वाली डायरेक्शन में 2 क्वार्क है. सो क्वार्क की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन में 0 चार्ज है.
सो हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में देखा. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डन बाय विलियम क्रूक्स. एक्चुअली विलियम क्रूक्स डिस्कवर्ड cathode rays. William Crookes discovered cathode rays and electron was discovered by J.J. Thomson. या J.J. थॉमसन ने कैसे डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन. एक्चुअली क्या हुआ इन्होंने ना विलियम क्रूक्स ने जब कैथोड रेस को डिस्कवर किया था जिस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. कुछ भी बोलो, कैथोड रे बोलो, डिस्चार्ज ट्यूब बोलो, ग्लास ट्यूब बोलो, पिक्चर ट्यूब बोलो, क्या नहीं बोलो, कुछ भी बोलो, कैथोड रे ट्यूब, कुछ भी बड़े नाम है. क्रूक्स ट्यूब बोलो क्योंकि विलियम क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था. कैथोड ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब की सब नाम ले लिया, ग्लास ट्यूब भी ले लिया, पिक्चर ट्यूब भी बोल दिया. सो ये अलग अलग नाम है इसके. सो इस कैथोड ट्यूब, विलियम क्रूक्स ने जो कैथोड ट्यूब ली थी वो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग थी. उसके हेल्प से उसने ये फाइंड आउट किया था कि कैथोड रेज होती हैं और जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी होती है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन, विच इज नाउ एक्चुअली कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन. एंड फिर ये एक्सपेरिमेंट जो विलियम क्रूक्स ने किया, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया J.J. थॉमसन एंड J.J. थॉमसन डिस्कवर्ड दैट नाउ एक्चुअली ये मतलब प्रॉपर्टीज डिस्कवर की. J.J. थॉमसन डिस्कवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. ठीक है. सो लेट अस सी दिस एक्सपेरिमेंट. इन दिस एक्सपेरिमेंट विलियम क्रूक्स यूज्ड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब व्हिच वाज कनेक्टेड ऑन बोथ साइड्स बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेटल इलेक्ट्रोड. ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेटल इलेक्ट्रोड. एंड वो दोनों मेटल इलेक्ट्रोड्स वर अगेन कनेक्टेड टू अ वेरी हाई डीसी सोर्स. डीसी सोर्स मतलब कि डायरेक्ट करंट सोर्स, एंड दैट वाज अराउंड 10,000 वोल्ट. ये मैं कहानी बता नहीं रही हूँ कि आपको भी ऐसा करना है, ये मैं बता रही हूँ कि विलियम क्रूक्स ने ऐसा किया था. एंड और उसने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन भी ली थी. ही ऑल्सो अटैच्ड विद द डिस्चार्ज ट्यूब, ही अटैच्ड द जिंक सल्फाइड की स्क्रीन. एंड द ऑब्जर्वेशंस आर लाइक दिस कि जब टेम्परेचर नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, जब टेम्परेचर बोल रही हूँ, प्रेशर था, when the pressure was at 1 atmospheric pressure, nothing happened. So at 1 atmospheric pressure, gases remains non-conducting. Even high voltage is applied. Even high voltage DC source was applied. Gases remains non-conducting at 1 atmospheric pressure. But when the pressure was reduced to 10 to the power minus 2 atmospheric pressure, then at that pressure, in that case, these gases were not non-conducting. Instead of that, a green fluorescent color appeared. At that time, जब विलियम क्रूक्स ने किया था, a green fluorescent color appeared. So दूसरा ये हुआ कि जब 10 to the power minus 2 पे atmospheric pressure रखा, तब green fluorescent color appear हुआ. And when the temperature pressure was again reduced to 10 to the power minus 4 atmospheric pressure, then the color radiation starts to travel. color radiation चलना शुरू होगी जब pressure को again reduce किया गया up to 10 to the power minus 4 atmospheric pressure. The conclusion was like this. According to William Crookes, the negatively charged cathode travels toward positive electrode. एक्चुअली वो कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पास कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था, एंड दैट रे इज कॉल्ड एज कैथोड रे. देन प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे के बारे में आप जानते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. आफ्टर विलियम क्रूक्स परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाट हैपेंड दैट J.J. थॉमसन को चढ़ी खुड़की कि ये क्या, इसने इलेक्ट्रॉन को मतलब कैथोड रे को डिस्कवर कैसे कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाया. तो इसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और फिर इसने प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया. इसने कहा चलो मैं भी तो कुछ करूँ. सो J.J. थॉमसन रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब्स. इसने क्या हटके किया कि वो एक्सपेरिमेंट तो रिपीट किया, बट ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट अगेन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर पे डिफरेंट गैसेज लिए, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लिए, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लिए और ऑब्जर्व किया कि क्या होता है. सो कैथोड, पहली प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज दैट कैथोड रेज हैव अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एंड दैट इज नोन एज नेगेट्रॉन. कैथोड रे के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, दैट इज नोन एज नेगेट्रॉन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट गेट्स डाइवर्टेड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इवन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड्स, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is applied. Even when an external electric field is applied, the cathode ray starts to divert towards the positive electrode. That means they have a negatively charged, क्या बोलते हैं, particle present in them, that is known as electron. And they cathode rays travel in straight line. ये कैसे पता चला, कैथोड रे ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. कैसे पता चला, क्योंकि देखो जब कोई चीज़ शैडो कास्ट करती है, अगर मैं उन किसी चीज़ को रखूँ और यहाँ से लाइट आ रही है और कुछ ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रखा, तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो कास्ट हो जाती है. कैसे, क्योंकि वो जो लाइट की रेज आ रही थी वो सीधी सीधी आ रही थी, और लाइट की रेज सीधी सीधी आ रही थी और वो आगे नहीं जा पाई. क्यों नहीं जा पाई, क्योंकि ये बीच में आ गया. बट इफ़ ये लाइट की रेज अगर टेढ़ी मेढ़ी चल रही होती, तो अगर ये ऑब्जेक्ट आ भी जाता तो इसको क्या ही फर्क पड़ता लाइट्स को. क्यों, क्योंकि वो ऐसे निकल जाती और शैडो कास्ट नहीं होती, क्योंकि पीछे भी लाइट आ रही है. समझ आई. तो कैसे पता चला कि कैथोड रेज वर ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, बिकॉज दे वर कास्टिंग शैडो. व्हेन सम ऑब्जेक्ट वर प्लेस्ड इन देयर पाथ, दे वर कास्टिंग शैडो. So cathode rays travel in straight line in the absence of electric or magnetic field, because they cast shadow when solid object is placed in the path of cathode ray. Third property that they are material wave, मतलब कि they have mass. They are material wave because they have mass. और ये कैसे पता चला, because when light frictionless paddle wheel were placed in their path, they starts to rotate. वो फ्रिक्शनलेस पैडल व्हील रोटेट करना स्टार्ट हो गया, मतलब कि कुछ धक्का मार रहा होगा कोई चीज़ जिस वजह से स्टार्ट हुआ रोटेट करना. और वो पैडल व्हील आपके साइकिल के पैडल जैसे होते हैं वैसा नहीं, वो छोटे छोटे होते हैं. सो दे स्टार्ट्स रोटेटिंग व्हेन द कैथोड रे कम्स इन द पाथ. सो मतलब कि कैथोड रे मटेरियल वेव, दे हैव मास. देन दे शो पेनिट्रेशन इफेक्ट. कैथोड रे शो पेनिट्रेशन इफेक्ट. जब थिन मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड इन देयर पाथ, तब वो उसे पेनिट्रेट कर जाते हैं. बट उसी थिन मेम्ब्रेन की जगह जब मैं थिक मेटल शीट रखूंगी, तो वो आ जाएगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर बात की. जब मैं थिक मेटल शीट प्लेस करूंगी, तब क्या होगा, दिस कैथोड रे विल
शो हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर नहीं घुस पाएंगे, हीटिंग इफेक्ट शो करेंगे व्हेन अ थिक मेटल शीट इज प्लेस्ड इन द पाथ. देन कैथोड रे शोज कलर प्रॉपर्टी. कलर ग्रीन फ्लोरोसेंट कलर अपेयर हुआ था ना, दैट मीन्स दे शो कलर प्रॉपर्टी. एंड दिस कलर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस. गैस भी चेंज करके देखी ना जे थॉमसन ने, तो जैसे जैसे गैस चेंज की उसने ऑब्जर्व किया, अरे यार ये तो कलर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कैथोड रे हैव कलर, दे शो कलर प्रॉपर्टीज एंड दिस कलर ऑफ दिस रेडिएशंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस. देन कैथोड रे आयोनाइज गैसियस मीडियम थ्रू विच कैथोड रे पासेस. मतलब आयोनाइज करने का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन, मतलब कि कोई न्यूट्रल एटम सामने खड़ा है और तुम उसको आयनाइज कर रहे हो. मतलब कि कैथोड रे के पाथ में जो गैसेस थी न्यूट्रल, उनको आयनाइज कर रहा था ये, उनको इलेक्ट्रिकली चार्ज बना रहा था. So they ionize gases medium through which cathode ray passes. Then cathode ray produces X-rays. ये तो आपको सीधे याद रखना है that cathode ray produces X-rays. And charge to mass ratio, charge to mass E/m ratio जो होता है cathode rays का, it does not depend upon nature of gas. But क्या डिपेंड करता है cathode rays का nature of gas पे, that is color. कलर डिपेंड करता है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैथोड रेज का चार्ज टू मास रेशियो डज नॉट डिपेंड, बोलो, ऑन द कलर ऑफ द, और डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस. देन नेक्स्ट, सो ये था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. इसी के साथ हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना भी था खत्म हुआ. अब हम जानेंगे एनोड रे कैसे डिस्कवर हुई. सो एनोड रेज इसी एक्सपेरिमेंट कैथोड रे से ही एनोड रे भी डिस्कवर्ड होगी. कैसे? क्योंकि देखो इन दिस एक्सपेरिमेंट एनोड रे एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंड इज दैट इस एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज जो थी उन्हीं से डिस्कवर होगी एनोड रेज भी. और रिमेंबर दिस पॉइंट कि एनोड रेज का जो सोर्स है वो एनोड नहीं है. कैथोड रेज का सोर्स वाज कैथोड, द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, बट एनोड रेज का सोर्स इज नॉट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, वो कैथोड ही है. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ही डिस्कवरी हुई. So when cathode in this charge tube experiment, when cathode rays travel towards positive electrode, they create holes behind them. यहाँ पर इस experiment में we use perforated cathode जिसमें holes है. क्यों? पता चलेगा. So when cathode ray starts traveling towards positive electrode, the मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैवल करना, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद रेजिडुअल गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट इन देयर पाथ. गैस पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करने के बाद क्या होगा कि वो जो गैस पार्टिकल्स होंगे वो उनके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, मतलब कि दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू विच कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज. तो गैसेज विल ऑल्सो बिकम पॉजिटिवली चार्ज. So these positively charged gases will start traveling toward the cathode, which is negatively charged negative electrode. So these positive gases will start traveling toward the cathode, negative electrode. Actually में उनके होल्स से पास करेगी ये एनोड रेज हैं. इन रेज को हम बोलेंगे एनोड रेज, एंड दे विल स्टार्ट ट्रैवलिंग थ्रू द होल्स ऑफ द कैथोड इलेक्ट्रोड. कैथोड सीधे बोलते हो, कैथोड इलेक्ट्रोड के बोल रहे हो. ओके, सो उनके होल से पास करके यही रीज़न है कि कैथोड एनोड रेज को कैनाल रेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो कैनाल की तरह बीच में से होल में से निकलती हैं. देन एंड ये एक्सपेरिमेंट हुआ था एनोड रेज का, किन्होंने डिस्कवरी की थी, ई गोल्डस्टीन का. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस दैट ई गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड एनोड रेज, अर्विंग गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड एनोड रेज. सो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया डिस्चार्ज ट्यूब में. एंड प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एनोड रेज की, जैसे कि कैथोड रेज की देखी थी. तो प्रॉपर्टीज क्या है कि एनोड रेज हैव पॉजिटिव चार्ज जस्ट लाइक कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज. एनोड रेज हैव पॉजिटिव चार्ज. व्हाई? बिकॉज दे गेट्स diverted towards the negative electrode. And even when external electric field is applied, anode ray travels in straight line, and they travels in straight line क्यों? Because they cast shadows. ये दो पॉइंट तो सेम है. Anode rays are material wave ray. ये पॉइंट भी सेम है कि they are material ray because they have mass, because they start rotating, the light frictionless pedal wheel plays in their path. And fourth point is little bit हटके. No, वही है penetration और मतलब fifth point जितने भी है, 5 points जितने भी हमारे वो सारे सेम है. They show penetration effect when thin membrane is placed in their path. They show heating effect when thick metal sheet is placed in their path. And sixth property is that ये अलग है. 6 और 7 प्रॉपर्टी जो बताने जा रही हूँ अलग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि ये ऑपोजिट है एक दूसरे के. दैट्स वाई मेक श्योर एक चीज़ याद रखो, दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, मजे में रहोगे. दोनों चीज़ें याद करने बैठोगे ऑपोजिट है, क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ, दोनों चीज़ें याद रखने बैठोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, इट विल बी कन्फ्यूजिंग. सच बोल रही हूँ, माई एक्सपीरियंस. सोर्स ऑफ एनोड रे, ये मैंने बताया. एनोड रे का सोर्स क्या था? एनोड नहीं था. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे, दैट सोर्स ऑफ एनोड रेज इज नॉट एनोड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड does not depends upon the nature of gas. तो इनका क्या होगा? ऑपोजिट होगा. इनका मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है लर्न करने वक्त ना, जब आप दोनों बोलोगे ना एक साथ कंफ्यूज हो जाओगे. ऑपोजिट है क्योंकि, बट बोल देती हूँ. एनोड रे का चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस. इट डिपेंड्स. ऑपोजिट है, इसमें क्या कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, नाउ बहुत पढ़ लिया ना, मगर ख़त्म नहीं होगा. ओके, तब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की. देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. देखो सबसे पहले क्या हुआ, लोगों ने देखा यार हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो भी 1 है, हाइड्रोजन का जो मास है वो भी 1 है. तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे वाह ये क्या हो गया कि जो एटॉमिक नंबर होता है और जो मास होता है वो सेम होते हैं. लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया. फिर लोगों ने देखा, अरे भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और उसका मास 16 है, मतलब कि वो डबल होता है. मास जो होता है वो एटॉमिक नंबर का क्या होता है? डबल होता है. फिर कार्बन का भी देखा, क्योंकि उसका 6 है और मास उसका 12 है, मतलब कि इसका मतलब सच में यार मास तो डबल ही होता है एटॉमिक नंबर का. एक और फिर बात देखी, सिर्फ एक दो एग्जांपल्स देखी नहीं, बहुत एग्जांपल्स देख के उन्होंने ये डिसाइड किया कि मास इज डबल ऑफ दैट ऑफ एटॉमिक नंबर.
हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 4 एंड मास नंबर इज एटॉमिक मास इज 4, सॉरी एटॉमिक नंबर इज 2 एंड मास नंबर इज 4, दैट मीन्स मास नंबर डबल होता है. एंड और भी एग्जाम्पल्स जैसे बहुत सारी है. ऑक्सीजन हो गया सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर 16 एंड इसका मास इज 32. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर इज 14. तो लोगों ने क्या कहना चाहिए, क्या कहा कि वाह भाई ये तो डबल होता है, मास नंबर इज डबल ऑफ एटॉमिक नंबर, बट इट इज़ नॉट ट्रू. जब लोगों ने ये देखा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है, तो उन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है. तो कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? तो लोगों को पता चला न्यूट्रॉन के बारे में, और वो किसने बताया? जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने. न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक, यानी कि जेम्स चैडविक. इन्होंने क्या बोला कि देखो, अकॉर्डिंग टू जेम्स चैडविक, अ न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. एटम के न्यूक्लियस में एक न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट होता है जिसका ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव चार्ज है. इट कंट्रीब्यूट्स इन द मास ऑफ एटम, मतलब कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इट कंट्रीब्यूट्स इन द मास ऑफ एटम. ये देखो ना, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं हम. इट कंट्रीब्यूट्स इन द मास ऑफ एटम बट डज नॉट कंट्रीब्यूट्स इन द चार्ज ऑफ एटम. मतलब कि मास न्यूट्रॉन का 1 है, चार्ज 0. एक्चुअल बात ये है. सो इट कंट्रीब्यूट्स इन मास ऑफ एटम न्यूट्रॉन, बट इसका चार्ज कुछ नहीं होता है, डज नॉट कंट्रीब्यूट्स इन द चार्ज ऑफ एटम. सो ये डिस्कवरी हुई. So it's a neutral particle. That means it's a neutral particle, and which is known as neutron. So according to James Chadwick, a neutral particle is present in the center of atom, in the nucleus of atom, which contributes in its mass, but it does not contribute in its charge. Correct. Then. So question करें. Calculate. Question is calculate E by M ratio of electron, proton, neutron, alpha. ठीक है, इनकी E बाई एम रेशियो कैलकुलेट करो. E बाई एम मतलब कि चार्ज बाय मास रेशियो. तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.67, मैंने तभी बताया था, इंटू 10⁻⁻19 कूलम. एंड मास क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. So I think you will be able to find out the charge to mass ratio of electron, and that will come out approximately, it will be equal to minus 1.83 into 10⁻⁻12. I think so. -11. प्रोटॉन का चार्ज तो पता है, ये 1.6 प्लस ऑफ 1.67 -19 कूलम, एंड मास 1.67 10⁻27 kg. तो उसको कर लोगे डिवाइड. फिर हमने न्यूट्रॉन का निकालना है. न्यूट्रॉन का अभी देखा हमने चार्ज क्या होता है, कुछ भी नहीं, 0. मास 1. सो उसका भी निकाल सकते हो चार्ज टू मास. तो चार्ज टू मास रेशियो होगा 0, है ना. देन अल्फा का कैसे निकालोगे? हीलियम का पता है तुम्हें, एटॉमिक नंबर 2, मास 4. तो अल्फा का चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो इज 1/2, दैट इज 0.5. अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं, इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं. क्या पढ़ने वाले हैं हम? वेव नेचर, वेव्स के रिलेटेड बात करने वाले हैं. वी विल टॉक अबाउट वेव्स, वेव नेचर, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, इन सब टर्म्स के बारे में, वेव नंबर, इन सब टर्म्स के बारे में जानेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. सो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो देखना, और इस वीडियो को डिसलाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बताऊँ क्या होता है, जब मेरी नोटिफिकेशन आएगी, नई वीडियो आएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप फिर उस पर फटाफट टैप करोगे और आप आ जाओगे उस वीडियो को डिसलाइक करने, ताकि आप अपनी भड़ास निकाल सको.